Hello students, how are you all? Okay, let's start lesson number 8. Today we will learn about the framing of the constitution and its features. Constitution importance, process of framing the constitution, thereafter preamble, thereafter importance of preamble, pillars of preamble, then basic features of constitution, then residuary powers. Thereafter we will learn about the fundamental rights and duties. All these things we will learn in this lesson today. Okay, so let's start with the first topic, constitution. Meaning of constitution. Okay, any systematic collection of rules designed to govern a country regime is known as constitution. This is the definition of constitution. Okay, do the underline on this. Constitution means any systematic collection of rules designed to govern a country's regime is known as constitution. नेक्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अभी सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बंधारण. जो हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, मतलब लॉज एंड ऑर्डर्स जो बनाए गए हैं, उसे कहते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, जैसे आपको पता है कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे. ब्रिटिशर्स ने अपने रूल्स फॉलो हमसे करवाए थे, बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस 15th August 1947, after the 15th August 1947 इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट. ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गई, और दैट्स वाई वी नीड टू मेक न्यू लॉज एंड ऑर्डर्स फॉर आवर ओन कंट्री. ठीक है, और इसके लिए जितने भी लीडर्स थे, मेंबर्स थे, उन्होंने मिल के जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमारे लिए, जो लॉज एंड ऑर्डर बनाए, उसे हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. ओके, इम्पोर्टेंस. कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बेसिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. द लॉज ऑफ द कंट्री आर बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, जो हमारे लॉज है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंडेंट है. ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस जो लॉज एंड ऑर्डर्स है, उसके लॉज एंड ऑर्डर्स है, वो कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है. The country's constitution and constitutional laws should be subject to relevant provisions. The constitution is superior to all the laws of the country. Constitution involves periodically changing requirements of the people's aspirations, expectation, interest, as well as the emotions which are high. That's the reason constitution is known as a live and basic document. Do the underline on the last line. That's the reason constitution is known as a live and basic documents. The question will be asked like that: why is the constitution known as a live and basic document? Why is constitution known as a live and basic document? ऐसा अगर क्वेश्चन आता है, then you have to write down the answer. The whole paragraph is the answer of this question. Okay. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. लॉज जितने भी बनाए गए हैं कंट्री के लिए, वो बेस है कॉन्स्टिट्यूशन का. ओके, नाउ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज शुड बी सब्जेक्ट टू रिलेवेंट प्रोविजंस. ओके, जितने भी प्रोविजंस है अंदर, आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जितने भी आर्टिकल्स है, सारे आर्टिकल्स कंट्रीज़ के लॉज जितने भी है, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड है. एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही लॉज एंड ऑर्डर्स बनाए गए हैं. अभी ये लॉज एंड ऑर्डर्स है, वो कंट्री के लिए सुपीरियर माने जाते हैं. जैसे कि आप सब जानते हो कि अगर लॉज एंड ऑर्डर नहीं है, तो किसी भी कंट्री में क्राइम बढ़ता ही जाएगा. ओके, सो टू स्टॉप द क्राइम इन द कंट्री, लॉज आर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, इसलिए लॉज बनाए गए हैं. और आपको अगर आप सोचो कि आपको अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए दिया हो, तो फटाफट से बना सकते हो? नहीं, फटाफट से नहीं बना सकते. इट विल टेक मोर टाइम. ठीक है, वैसे इनको भी टाइम लगा है, और जैसे जैसे समय बदलता है, एज द टाइम विल चेंज, द लॉज एंड ऑर्डर्स विल
विल बी चेंज। ठीक है, जैसे टाइम चेंज होता है, लॉज एंड ऑर्डर्स भी चेंज होते रहते हैं। न्यू लॉज वर इंक्लूडेड, ठीक है, नए नए लॉज बनते भी है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड देयर वॉज नो एनी क्राइम रिगार्डिंग टू इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट के रिगार्डिंग कोई भी क्राइम नहीं था, बिकॉज देयर वॉज नो सच कंप्यूटर। ठीक है, उस टाइम पे कोई कंप्यूटर ही नहीं था कि इंटरनेट के रिगार्डिंग जो भी अभी क्राइम होते हैं, साइबर क्राइम जिसे हम कहते हैं, वो हो। अभी साइबर क्राइम हो रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग लॉज बनाए गए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर से ही बनाए गए हैं। जितने भी लॉज बनते हैं वो लॉज ऐसे बनते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी लाइन में, किसी भी आर्टिकल में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी उसका अपोज ना हो। ठीक है, उस तरीके से ही लॉज एंड ऑर्डर्स बनाए जाते हैं। यहाँ पे दिया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुपीरियर टू ऑल लॉज ऑफ द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व्स पीरियडिकली चेंजिंग। ठीक है, जैसे जैसे पीरियड चेंज होता है वो भी चेंज होता है। द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल्स एस्पायरेशन, जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती है वैसे वैसे उनके लिए जो लॉज एंड ऑर्डर है वो भी हम बनाते हैं। देन एक्सपेक्टेशन, पीपल के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग भी लॉज एंड ऑर्डर बनते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पानी पूरी 10 की 6 क्यों दे रहे हो तो अभी 2 की 6 दे दो, ये लॉ होना चाहिए। नॉट जस्ट लाइक दैट, ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन ऐसे एक्सपेक्टेशन जो कंट्री के लिए ज़रूरी हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू डू द बिजनेस विद द आउटसाइड कंट्री देन देयर शुड बी अ पर्टिकुलर लॉ फॉर इट। ठीक है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए जिससे हम आउटसाइड कंट्री के साथ कोई भी टाइप का बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, देन द इंटरेस्ट एज वेल एज द इमोशंस विच आर हाई। ठीक है, इंटरेस्ट अगर पीपल का जो इंटरेस्ट है वो, देन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री के लिए जो उसकी बेनिफिट्स के लिए जो इंटरेस्ट है वो, देन द इमोशन ऑफ द पीपल। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेटेस्ट में अभी जो क्राइम चल रहे हैं, रॉबरी है, रेप है, इसके रिगार्डिंग जो ये सब क्या इमोशन से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जो भी लॉज एंड ऑर्डर बनाने चाहिए वो बनते हैं। दैट्स द रीज़न कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नोन एज लाइव एंड बेसिक डॉक्यूमेंट। इसी वजह से उसको लाइव एंड बेसिक डॉक्यूमेंट कहते हैं, बिकॉज अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो लॉज एंड ऑर्डर बनाने में प्रॉब्लम होती है। और लाइव इसके लिए है कि जैसे जैसे पीरियड चेंज होता है वैसे वैसे वो भी चेंज होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट है प्रोसेस। तो जो प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का वो क्या था? बिफोर इंडिपेंडेंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन 25 मार्च 1946 handed the duty to the cabinet mission of 3 members to find a solution to the questions of India's independence। ठीक है, जो 25 मार्च है 1946, मतलब हमारे इंडिपेंडेंस से पहले की बात है। कैबिनेट मिशन बुलाई गई थी, किसने बुलाई थी? ब्रिटिशर्स ने बुलाई थी। 3 members टू फाइंड द सॉल्यूशन टू द क्वेश्चंस ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने जो कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी 3 members की, उसमें मेन पॉइंट क्या था? तो इंडियाज़ इंडिपेंडेंस का सॉल्यूशन, जो इंडियाज़ इंडिपेंडेंस मतलब इंडिया को जो इंडिपेंडेंस देना है उसके लिए जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए ये कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई थी। ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिशन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिसाइडेड। अभी ये जो मीटिंग बुलाई गई थी कैबिनेट मिशन की, उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिसाइडेड। जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है वो डिसाइड हुआ। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो भी डिसाइड हुई, मतलब वो भी बनाई गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंप्राइज 389 members, in which various members from different religion, caste, gender and people from various geographical diversification, political representatives and experts from various sectors were included। अभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो उस टाइम पे बनाई गई थी उसमें टोटल मेंबर्स कितने थे? 389। डू द सर्कल ऑन इट, डू द सर्कल ऑन इट। 389 members were comprised on the constituent असेंबली। ठीक है, अभी ये जो मेंबर्स थे वो किसी ही एक कास्ट, किसी एक रिलीजन से
किसी एक रिलीजन से नहीं थे, बट द पीपल वेर ऑफ डिफरेंट कास्ट, मतलब ST SC से थे। देन कोई था जो ब्राह्मण था, ठीक है, कोई अपर कास्ट का था, कोई लोअर कास्ट का था। देन डिफरेंट रिलीजन मीन्स हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, क्रिश्चियन, जितने भी रिलीजन इंडिया में हैं सभी रिलीजन में से कोई ना कोई मेंबर था। देन जेंडर, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल मेंबर्स है, बट फीमेल्स आर ऑल्सो देयर। एंड द पीपल फ्रॉम वेरियस जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अलग अलग प्लेसेस से, इंडिया के अलग अलग प्लेसेस से अलग अलग लोग थे जो मेंबर्स थे। मतलब सिर्फ दिल्ली के पीपल नहीं थे, या सिर्फ तमिलनाडु के नहीं थे, या सिर्फ गुजरात के नहीं थे, ठीक है। इंडिया के हर एक पार्ट्स में से जो भी पीपल एलिजिबल थे, जो भी पीपल कैपेबल थे, वो इसके मेंबर्स बने, ठीक है। अभी उसमें कौन कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डू द अंडरलाइन ऑन दिस नेम्स। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, देन श्याम प्रसाद मुखर्जी, HP मोदी, HV कामनाथ, फ्रैंक एंटोनी, कन्हैयालाल मुंशी, कृष्णस्वामी अय्यर, बलदेव सिंह। एंड वुमन रिप्रेजेंटेटिव्स, डू द अंडरलाइन ऑन दिस ऑल्सो। जो वुमन रिप्रेजेंटेटिव से कौन से थे, तो सरोजिनी नायडू एंड विजया लक्ष्मी पंडित एटसेट्रा वेर द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नाउ अभी मैं जो आपको लाइन बता रही हूँ, डू द अंडरलाइन, एंड दिस इज द IMP क्वेश्चंस एंड वेरी कंफ्यूजिंग टू, ठीक है। 2 मेंबर्स ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेन है। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड द सेकंड वन द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नाउ द स्टूडेंट्स रिमेंबर दैट थिंग। If I'll ask about the president of the Constituent Assembly, then you have to write down the name Dr. Rajendra Prasad. Dr. Rajendra Prasad was the president of Constituent Assembly, and Dr. Bhimrao Ambedkar was the chairman of the Constituent Assembly. Okay, chairman पूछे तो भीमराव अंबेडकर, and president पूछे तो Dr. Rajendra Prasad. This Constituent Assembly started working from 9th November 1946. डिक्लेयर हो चुका था कि इंडिपेंडेंस इंडिया को देना है, इंडिया को फ्री करना है, इसीलिए 9th नवंबर 1946 से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था। ओके, दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्टेड इट्स वर्क फ्रॉम 9th November 1946. The Constituent Assembly met for 166 sessions spread over a period of 2 years. 2 साल तक, ठीक है, 166 सेशंस हुए। जैसे फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन, ऐसे टोटल 166 सेशंस हुए हैं इस असेंबली के, ठीक है, जो 2 years 11 months एंड 17 days लिए हैं इसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। मतलब 46 से स्टार्ट हुआ, देन 47, 48, उसके बाद 11 मंथ, मतलब मार्च मंथ से स्टार्ट करें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। तो मार्च से स्टार्ट हुआ, सॉरी नवंबर से स्टार्ट हुआ था, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर। अभी ये जो 11 मंथ्स है आफ्टर 2 years, तो नवंबर है तो आपको दिसंबर से काउंट करने हैं, और उसके ऊपर 17 डेज, मतलब वो नवंबर मंथ जाता है। ओके, आगे आएगा मैं आपको बताऊंगी डेट, ठीक है। तो सेशंस मतलब मीटिंग हुई है, ठीक है, 166 मीटिंग इन्होंने की है टोटल, और टाइम लगा है 2 years 11 months एंड 17 days। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो बनाने के लिए इतना टाइम लगा है। मतलब 9th नवंबर 1946 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और 2 साल 11 महीने और 17 दिन उनको लगे। मेंबर्स ऑफ द असेंबली हैड डिस्कस्ड threadbare each and every detail of its provisions, keeping in concern the matters of constitution of different countries. अभी ये जितनी भी मीटिंग की उसमें जितने भी असेंबली के मेंबर्स थे सब ने सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन किया है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्लासरूम के अंदर कोई एक टॉपिक देती हूँ तो वो टॉपिक के लिए मुझे आप सबकी तरफ से अलग अलग व्यूज़ मिलेंगे, ठीक है, बिकॉज डिफरेंट पीपल हैज़ डिफरेंट माइंड, ठीक है, डिफरेंट थॉट्स। सो ईच एंड एवरी थॉट
केम फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द असेंबली। ठीक है, अलग अलग टाइप के थॉट्स आए, प्रॉब्लम्स। अभी ऐसा हो सकता है कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस की हो वो आपने ना की हो, तो मैं अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगी, तो उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में उसका लॉज एंड ऑर्डर्स बनाए जाएंगे। किसी और को कोई और प्रॉब्लम के बारे में पता है, तो जितने मेंबर्स थे, जितने भी 389 जितने भी मेंबर्स थे, वो सारे मेंबर्स ने मीटिंग ली। सारे मेंबर्स ने अपने अपने पॉइंट्स, प्रॉब्लम्स, ठीक है, अपने अपने प्रॉब्लम्स मतलब स्टेट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम, देन कंट्री के रिगार्डिंग प्रॉब्लम, फैमिली के रिगार्डिंग प्रॉब्लम, जितने भी प्रॉब्लम्स उनको पता थे वो सब डिस्कस किए और उसके अकॉर्डिंग ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया गया। ठीक है, अलग अलग लोगों के। और उन्होंने थ्रेड बैर मतलब पतली से पतली रेखा भी छोड़ी नहीं है, मतलब छोटी से छोटी चीज़ भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसका डिस्कशन किया है। ओके, डिटेल सारी की सारी, एवरी डिटेल वॉज डिस्कस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द मीटिंग। ओके, नेक्स्ट है, इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 295 आर्टिकल्स एंड 8 अपेंडिक्स आफ्टर अमेंडमेंट्स विथ 395 आर्टिकल्स एंड 9 अपेंडिसेस। अभी उसके अंदर पहले 395 आर्टिकल्स एंड 9 अपेंडिक्स थे, उसके बाद उसको एक करके उसको भी मर्ज करके अभी आज की तारीख में टोटल 295 आर्टिकल्स एंड 8 अपेंडिसेस है। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम ऑन 26 नवंबर 1949। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज यूनानिमसली पास्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जैसे कि मैंने बताया 2 years 11 months एंड 17 days का टाइम लगा है। उसके बाद 26 नवंबर 1949, रिमेंबर दिस डेट, कौन सी डेट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हो गया था पूरा का पूरा और सबने उसको अप्रूव कर दिया था। तो वो जो अप्रूवल की डेट है, पूरा कंप्लीट होने की डेट है, वो है 26 नवंबर 1949। ठीक है, उसके बाद 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैम इनटू एग्जिस्टेंस एंड इंडिया वाज डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक नेशन। ठीक है, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिक्लेयर किया गया और उसके ही वजह से हम 26 जनवरी को रिपब्लिक नेशन, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अभी ये जो टाइम है, मतलब कि अप्रूवल का टाइम, कंप्लीट होने का टाइम और डिक्लेयर करने का टाइम, इसमें कितना टाइम है, कैन यू गैस? एक्चुअल में उसमें 2 months का ही टाइम है। अगर आप डेट ठीक से देखोगे तो 26 नवंबर है 1949। नवंबर के बाद आता है दिसंबर और दिसंबर के बाद ईयर चेंज होता है। सो 1949 इट विल बी चेंज इन 1950 और जनवरी मंथ आ जाता है तो 26 नवंबर, तो 2 महीने के बाद वो डिक्लेयर हुआ। ओके, इन द इंडियन Constitution we have 4 lions as national emblem and national slogan. Satyameva Jayate means truth will always win. The Constitution provides for citizenship, rights and duties of the people, directive principles of the state policy, union-state relation, election and emergency provisions. Thus, the Constitution of India is the most detailed and elaborate national document. अभी ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उसके अंदर क्या क्या है, तो सबसे पहले हमारा नेशनल एम्बलम जो आप सब जानते हो, कॉइन पे भी होता है, हमारी इंडियन करेंसी पे है। ठीक है, उसका स्टैम्प है जिसमें 4 लायंस बताए गए हैं। एक लायन दिखता नहीं है बिकॉज ऑफ द स्टैम्प। ठीक है, एक लायन कहाँ पे है? 1 लाइन इज ऑन द बैक साइड ऑफ द फ्रंट लायन, सो वी कैन सी ओनली 3 ऑफ दैम। ओके, बट देयर वेर 4 लायंस, है ना। और जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या चीज़ है? देन द स्लोगन, नेशनल स्लोगन कौन सा है? सत्यमेव जयते मीन्स ट्रूथ विल ऑलवेज विन। देयर आफ्टर द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द पीपल ऑफ द इंडिया वे आर इंक्लूडेड इन इट। सिर्फ हमें राइट नहीं दिए गए, तो इंडिया के लिए हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है। ठीक है, तो वो भी उसके अंदर दी गई है। कौन सी ड्यूटीज़ है, कौन से राइट्स है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो आपके हर एक टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज पे है। अगर आप कोई भी टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो देयर आर सम फंडामेंटल राइट्स गिवन ऑन द
सेकंड पेज ऑफ द टेक्स्ट बुक। ओके, और नेक्स्ट क्या दिया गया है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट है यूनियन स्टेट रिलेशन, मतलब अदर कंट्रीज के साथ रिलेशन कैसे रखने हैं, क्या है। नेक्स्ट है इलेक्शंस एंड इमरजेंसी प्रोविजंस। आई विल टेल यू अबाउट द इमरजेंसी प्रोविजंस इन द नेक्स्ट इन द चैप्टर नंबर आई थिंक 10 and 11 है, उसमें ये इमरजेंसी प्रोविजंस आते हैं। आई विल डिस्कस विथ यू अबाउट दिस वन, ठीक है, वो बहुत बड़ा है, आई विल डिस्कस इन डिटेल। और इलेक्शंस, जैसे अभी इलेक्शंस होते हैं तो उसका भी अंदर क्लॉज दिया गया है। दस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द मोस्ट डिटेल एंड इलाबोरेट नेशनल डॉक्यूमेंट, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, दिस इज़ द बिगेस्ट इन द रिटर्न फॉर्म इन द वर्ल्ड, ठीक है। रिटर्न फॉर्म में सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट अगर किसी कंट्री के पास है तो वो है इंडिया। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द preamble. So today we will stop. Okay, thank you.